नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुकी हूं कुछ राजनीतिक बातों को लेकर के। बातें कुछ बालेंद्र शाह के नेतृत्व में बनी नई सरकार की। जी हाँ, सरकार ने अपना 1 महीना पूरा कर लिया है और इस 1 महीने के कार्यकाल के अनुभव को अगर देखें तो कुछ खट्टा मीठा अनुभव रहा है। सच कहें, मीठा थोड़ा कम और खट्टा थोड़ा ज़्यादा रहा है। जो सरकार शुरुआत में उम्मीद का प्रतीक थी, अब उसके फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। बालेन सरकार के 1 महीने में लिए गए फैसलों का आम जनता पर क्या असर पड़ा है, आज कुछ बातें इसी मुद्दे को लेकर। वैसे देखा जाए तो 1 महीना बहुत कम समय है, लेकिन राजनीति में यह वह दौर होता है जब सरकार अपनी दिशा तय करती है, अपनी प्राथमिकताएं तय करती है और जनता यह तय करना शुरू कर देती है कि यह सरकार उसकी उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं, या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटी वाली बात है क्या। इस 1 महीने ने देश की दिशा में क्या अंतर लाया, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, आम जनता को जरूर परेशानी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सच में अगर देखा जाए तो उनके कष्ट के दिन, उनके दुख के दिन दूर नहीं हुए हैं। इस 1 महीने में सरकार ने बहुत सी नीतियों पर काम किया है, बहुत से नए नियम बनाए हैं, लेकिन क्या इस नियम, इस कानून से जनता खुश है? जिस जनता ने राष्ट्रपा को बहुमत से सरकार बनाने के लिए भेजा, डूबते को तिनके का सहारा समझकर जिता कर लाया, क्या सच में इस सरकार ने जनता की भलाई को देखते हुए काम किया है इस 1 महीने में? कहने के लिए तो लोग ये भी कहेंगे कि अभी तो क्या ज्यादा समय हुआ है, अभी तो 1 ही महीने हुए हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है काम के विश्लेषण की, अभी तो बहुत कुछ करना है, अच्छा तब जाकर कुछ कहा जाए। या फिर यह भी कह सकते हैं कि उन्हें खुलकर काम तो करने दें, लेकिन सवाल आम जनता का है जो गरीब है। आम जनता कैसे चुप रह जाएगी जब आप लोगों को उनके घर से बेदखल कर देंगे। इस 1 महीने में सरकार ने कई नीतियां लागू की, शिक्षा सुधार, सीमा नियंत्रण, भंसार नीति, सुकुम्बासी प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सरकार ने तेजी से निर्णय लिए हैं। लेकिन जिस विषय पे सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है या सबसे ज़्यादा दुख प्रकट किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा रोष है जहाँ, वो है सुकुम्बासियों को लेकर के। तो सबसे पहले चर्चा इसी विषय को लेकर के। जी हाँ, मानव प्रकृति भी उनकी अवस्था को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाई थी उस दिन, और रविवार को बरस गई। रविवार की बारिश को देखकर ऐसा लगा मानो वो भी सुकुम्बासियों की अवस्था को देखकर पिघल गई है और बरसने लगी है। भीगते लोग, भागते लोग, कपड़े को संभालते, स्वयं को ढकते लोग, रोते बिलखते लोग, कहाँ स्वयं को छुपाते, कहाँ अपने भीगे कपड़े सुखाते। कितना दर्दनाक दृश्य था वो जब उनकी आंखें रो रही थीं। आप गौर करें कि नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और नेपाली सेना को हजारों की संख्या में उतारा गया था और गरीब, निसहाय, भूखे, व्याकुल, बेहाल, तंगहाल लोगों को हटाया गया। और यह कोई बहादुरी की बात भी नहीं थी। सच कहें तो यह एक अहंकार है। सरकार अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा कुछ अच्छे काम नहीं किए गए हैं। जब भी जनता सुकुम्बासियों की रोनी सूरत को देखती है, उनके अच्छे काम को भूल जाती है। एक बात तो सोचने वाली है कि क्या कोई अपनी इच्छा से नदी किनारे रहेंगे? जहां सांस भी लेना दुर्भर हो, वहां कैसे रहा जा सकता है? लेकिन लोगों ने वहां बस्ती बसाई, यानी कि जरूरत थी तभी बस्ती बसाई गई। जब वहां तोड़ फोड़ हो रहा था, बस्ती उजाड़ी जा रही थी, वहां बहुत सी गर्भवती महिलाएं थी जिनका अस्पताल जाना जरूरी रहा होगा, बहुत से बीमार लोग थे जिनका इलाज होना जरूरी था, बहुत से वृद्धा थे जो स्वयं चलकर नहीं जा सकते थे। ऐसे लोगों की आह लगती है और बहुत जल्दी असर करती है। उनकी रोनी सूरत, उनकी रोनी आवाज कहीं ना कहीं सरकार को बद्दुआ दे रही है। सरकार के निर्णय को गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ,
तरीका जरूर गलत है। निर्णय बहुत आनन फानन में लिया जा रहा है। देश में हर तरह के लोगों का रहना होता है। यहाँ अमीर के साथ मध्यम और गरीब लोग एक साथ रहते हैं। गरीबी का अंत किया जाना चाहिए, गरीब का नहीं। सुक्कुम वासियों को लेकर सरकार ने तर्क दिया कि अवैध कब्जों को हटाना जरूरी है। शहर के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं लागू करनी है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। हजारों लोग जो बरसों से इन बस्तियों में रह रहे थे, अचानक बेघर होने से किस स्थिति में आ गए हैं। रही बात शहर को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुशासन सहित बनाने की और विकास करने की, तो किसकी इच्छा नहीं होगी कि हम विकास की ओर अग्रसर हों। जनता ने वोट बहुत सोच समझ कर किया था। जनता को विकास चाहिए, लेकिन इंसानियत के साथ। उनका कहना कि पहले पुनर्वास फिर हटाओ। वैसे भी एक परंपरा रही है संसदीय लोकतंत्र में, सरकार बनने के बाद 100 दिनों तक आलोचना नहीं करने की, लेकिन सरकार द्वारा कुछ नीतियों को देखकर आम जनता भी सरकार को गाली देने से स्वयं को नहीं रोक पाई। और तो और इस बार तो लोग बहुत ही बेसब्री से बालन सरकार के 100 योजनाओं के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरह से सरकार ने अपने निर्णय लिए हैं, उसे लेकर उनका खुलकर विरोध किया जा रहा है। जबकि परंपरा अनुसार आलोचना नहीं करना था, लेकिन बालन सरकार के कुछ फैसलों ने इस परंपरा को भी चुनौती दी है। सुक्कुमवासी प्रबंधन से पहले ही सरकार ने सीमा शुल्क यानी कि भंसार नीति लाई, जिसने जनता में आक्रोश को बढ़ा दिया। भारतीय सीमा से 100 रुपए से अधिक का सामान लाने पर रोक लगाने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वैसे यह निर्णय आत्मनिर्भरता के नाम पर लिया गया है, लेकिन आम जनता पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है। लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जनता का कहना है कि आपने भंसार नीति लागू तो कर दी, लेकिन मूल्यों में कमी नहीं की, जिसका हर्जाना सीमा पर रहे जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसका सीधा असर खास करके मधेश की जनता पर पड़ रहा है। आप भारत से पेट्रोल 80 रुपए में ला रहे हैं और यहाँ उसकी कीमत 219 या 221 के आसपास है। आप स्वयं ही सोचें कि अगर यह काम कोई व्यापारी करे जो 80 रुपए में कोई चीज लाए और यहाँ बेचे 221 रुपए में, तो आप उसे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी ही कहेंगे ना। लेकिन यहाँ तो सरकार स्वयं वही काम कर रही है और जनता उसे पचा रही है। नेपाल की जनता को आदत सी हो गई है सरकार के भ्रष्टाचार को पचाने की। अगर आप नहीं चाहते हैं कि काला बाजारी हो, तो आप कीमतों में कमी करें। भ्रष्टाचार लोग शौक से नहीं करते हैं। महंगाई के बीच अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी अगर नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? आप रसोई की बात करें, जहां आज हर महिला अपने रसोई को लेकर चिंतित है। आपने खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, तो लोग क्या करेंगे? बॉर्डर के उस पार 70 रुपए में चीनी मिलती है, वही चीनी महिलाएं यहाँ 110 120 रुपए में खरीद रही हैं। आप मूल्यों में कमी लाने के विषय में सोचें। अगर आप सचमुच जनता के बारे में सोचते हैं तो पहले मूल्यों में कमी लाते, फिर निर्णय कर लेते। लोगों का कहना है कि हम जो सामान सालों से लाते थे, अब उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। यह अन्याय है। यहाँ सरकार की मंशा पर नहीं, बल्कि नीति के तरीके पर सवाल उठाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य साफ था, राजस्व बढ़ाना, अवैध आयात को रोकना और स्थानीय लोगों को संरक्षण देना। सुनने में यह पूरी तरह से सही लगता है, लेकिन जब इसे लागू किया गया तो आम जनता के लिए यह एक झटका बन गया। स्वयं को स्थिर करें, सोच विचार करें, जनता की अवस्था को देखें, तब निर्णय ले। बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार के निर्णय के खिलाफ कोई नहीं है। सरकार सनक में निर्णय ले रही है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। जनता की आंखों में आंसू आए तो वो आपको श्राप दे तो आप पर भारी पड़ेगा। अपने 1 महीने के कार्यकाल में बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति और सप्ताह में 2 दिन
छुट्टी का मुद्दा इस समय सार्वजनिक बहस का प्रमुख विषय भी बना हुआ है। संविधान के अनुसार शिक्षा स्थानीय स्तर का अधिकार है, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा स्कूल प्रवेश अभियान को लेकर निर्देश जारी किए गए। इसमें भी सरकार को विमर्श की आवश्यकता थी, लेकिन बिना किसी विमर्श के फैसले पर लोगों को आपत्ति है। साथ ही इससे संघीय ढांचे पर सवाल उठे और स्थानीय सरकारों के साथ टकराव की स्थिति बनी। अभी इससे निकलते ही कि इससे पहले ही 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश की बात आ गई। हालांकि ईंधन संकट से निपटने के लिए सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी शनिवार और रविवार का निर्णय लिया गया, लेकिन बिना किसी तैयारी के इस फैसले ने अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अव्यवस्था पैदा कर दी और जनता को परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी हुई। वैसे जेनजी आंदोलन और उसके बाद के हुए राजनीतिक परिवर्तन को लेकर के बहुत सी बातें बाजार में हो रही हैं, फिर भी आम आदमी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें केवल इतना ही चाहिए कि उनके देश का विकास हो, देश में सुशासन आए, और पिछली सरकार से वो बहुत नाराज थे और अपनी नाराजगी को ही उन्होंने दर्शाया था। वोट रासोपा को दिया था, नई सरकार बनी, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया, सबसे पहले उनका ही पत्ता साफ किया गया, उन्हें ही जड़ से काट दिया गया। जनता इसे लेकर आक्रोश में है और बार बार बालेन को और उनके नेतृत्व वाली सरकार को श्राप दे रही है। मजबूत बहुमत के बावजूद बालेन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती उसकी कार्यशैली और अनुभव की कमी है। निर्णय लेने की जल्दबाजी, समन्वय की कमी और कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी ने सरकार को शुरुआती चरण में ही विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यदि यही स्थिति रही तो स्थिर बहुमत होने के बावजूद राजनीतिक असंतोष और जन दबाव बढ़ सकता है। उसकी सकारात्मक शुरुआत ही उनके लिए चुनौती बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।